हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम वाले पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये हमने 5th और 6th जो हमारा सबसे मतलब बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो लेंथीएस्ट हमारा जो पार्ट है, लेंथीएस्ट जो भाग है वो फिनिश हो चुका है, थैंक गॉड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे आपके पंचायत के बारे में और आपकी म्यूनिसिपालिटी के बारे में। ठीक है, ये आपका 9th पार्ट जो है आपके संविधान में, जो 9th वाला हिस्सा है, ये 9 मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी, 9 वाला जो हिस्सा है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस 9th और 9th ए पार्ट के अंदर आपका आता है पंचायत और म्यूनिसिपालिटी, जिसको हम एक साथ में मिलाकर बोलते हैं क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है ना भाई, हमारे पास में 3 टियर सिस्टम है। एक तो हमारे सेंटर पे काम करता है, एक हमारे राज्य के स्तर पे काम करता है, एक हमारे लोकल स्तर पे भी काम करता है। ठीक है, तो हमने केंद्र वाला देख लिया, हमने राज्य वाला देख लिया। अब केंद्र और राज्य जो है ये तो दोनों सेम टू सेम थे, बस नाम ही अलग अलग थे। लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना आपकी, उसके अंदर म्यूनिसिपालिटी और पंचायत जो आते हैं ये थोड़े से अलग है। इनको आपको ढंग से समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से क्लास को देखना। हो सकता है आप पहली बार अगर ये ऐसा कुछ पढ़ रहे हो, टॉपिक है ना म्यूनिसिपालिटी और पंचायत, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन क्लास को अच्छे से देखना। आराम से नहीं समझ में आता है तो वापस से आप है ना क्लास को आगे पीछे करके देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप फिर से कुछ भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च कर सकते हो हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, वो मेरा चैनल है, आप वहाँ पे मेरे साथ में जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को सिंपली वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं जब भी मैसेज को देखूंगी आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो मेरे साथ में, या फिर वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो चैनल पे होती रहती है। जैसे कि आपको कभी कभी क्विज़ेस की प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाती है, आपको फ्री के स्टडी मटेरियल जो है वो दिए जाते हैं, करंट अफेयर की न्यूज़ वगैरह आती है वो दी जाती है। काफ़ी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पे, आपस में बात करते हैं, या फिर मुझसे भी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पूछना होता है तो मुझसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट होने के लिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी तो आप पहचान ही जाओगे कि ये तो मैडम है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसके 2 भाग रहने वाले हैं। पार्ट 1 में तो हम करेंगे पहले पंचायत राज के बारे में, है ना, पीआरआई जो आते हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको ढंग से करेंगे हम। और पार्ट 2 जो है आपका, उसमें हम करेंगे म्यूनिसिपालिटी के बारे में। ठीक है, तो 2 हिस्से के अंदर आपकी क्लास रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी लेंथी क्लास हो जाए तो आप अपने है ना सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसा भी आपको जब भी आए ना, मतलब आपको जैसा भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग है आपका, आप पहले पंचायत देख सकते हो, फिर थोड़ी देर के बाद में आप है ना जैसे रेस्ट कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद में फिर से आप म्यूनिसिपालिटी को देख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी क्लास को देख सकते हो, लेकिन एक ही क्लास के अंदर हो सकता है 1-1.5 घंटे की क्लास हो तो थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी। इसी क्लास के अंदर हम पंचायत और म्यूनिसिपालिटी दोनों ही जो टॉपिक है आपके वो सेम इसी क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को पंचायती राज संस्थाओं से, यानी कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारा टॉपिक का नाम है ये बेसिकली क्या है, कहाँ से आया है, कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा है, वो सारी कहानी को समझते हैं पहले। ठीक है, तो एनरिच्ड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है, यानी कि संविधान के जो आपका है ना 9 भाग जो है, 9th वाला भाग जो है आपके संविधान में, जहाँ पे अनुच्छेद 243 से लेकर 243O, ये अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 243 से लेकर 243O, ओ बोले तो 243, उसके बाद में ABCDEFGH ऐसे करके O तक। ठीक है, तो इतने सारे जो अनुच्छेद हैं वो आपके दिखाते हैं किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिखाते हैं। ठीक है, और इन मतलब जितने भी ये भाग है ना 9th भाग के अंदर जितने भी ये अनुच्छेद हैं, इन सब के अंदर आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बताया हुआ है। ठीक है, इनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो शामिल है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के अंदर, उसके तहत हमने इस नए भाग को ऐड किया है। ठीक है, तो जब संविधान बना था हमारा तब हमारा जो भाग 9 है
जो हमारा पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे वो नहीं था, ठीक है। हमने बाद में इसको 1992 के अंदर ऐड किया था। और कौन से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन से संविधान संशोधन से, 73rd वाले से, ठीक है। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। एक तो 73rd जो अमेंडमेंट है ये हुआ था 1992 के अंदर, ठीक है। तो 1992 के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया था हमारे संविधान में। फिर 1993 जो आया था ना आपका नेक्स्ट ईयर, 1993 से आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लागू होना शुरू हो गए थे, इसके प्रावधान जो है वो लागू होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो 1992 में ये संविधान का जो आपका है ना संशोधन है वो हुआ था, और 1993 में ये एक्ट जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में आया था, लागू होना शुरू हो गया था। तो दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए, 1992 में क्या हुआ था, 93 में क्या हुआ था, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, एक्ट ऑल्सो एडेड 7th स्केड्यूल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो आपका कानून है इसने संविधान में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा था। अब आपको पता होना चाहिए 73rd आपका अमेंडमेंट हुआ था, 73rd आपका संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, ठीक है। इसने एक तो भाग 9 को जोड़ा संविधान में, एक आपकी जो है ना 11वीं अनुसूची जो है जिसको हम 11th स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास में काफ़ी सारे स्केड्यूल्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो 11th स्केड्यूल है आपका वो भी जोड़ा गया था इसी सेम संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो कौन सा भाग ऐड हुआ था, एक कौन सा संविधान संशोधन के तहत है ना, संशोधन के तहत कौन सी जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो 11th अनुसूची है और आपका है ना भाग 9th जो है उसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, यानी कि ये जो आपका एक्ट है, इस एक्ट ने जो आपका रूरल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है ना, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था। यानी कि इस कानून ने भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान कर दिया था, ठीक है। और बोला गया है कि अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द डीपीएसपी टू रियलिटी। अब मैंने आपको जब डीपीएसपी पढ़ाए थे तो मैंने आपको जो आपका 40 वाला जो अनुच्छेद है उसके अंदर क्या बताया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया था। तो वो 40 आर्टिकल कौन सा था, एक तो आप मेरे को वो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो वो जो 40 वाला जो आर्टिकल है ना वो भी इसके तहत ही जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि भाग 9 आया था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, इसमें इसने क्या किया था, 11वीं अनुसूची जो है उसको भी जोड़ा था, 40 अनुच्छेद जो है आपका जो कि डीपीएसपी के अंदर है उसको भी जोड़ा गया था। और इसने क्या किया है, इस अमेंडमेंट एक्ट ने यानी कि 73rd वाला जो आपका संविधान संशोधन है इसने क्या किया है, जो आपकी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर होगी। अब हम इसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले आपके पास में आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। फिर आपकी अशोक मेहता कमेटी आई थी 1977 में, इन्होंने फिर अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी। फिर आपकी जीवीके राव कमेटी आई थी 1985 में। उसके बाद में आपकी LM सिंघवी कमेटी आई थी 1986 के अंदर। फिर थंगन कमेटी आई थी 1988 के अंदर। फिर गडगिल कमेटी आई थी 1988 के अंदर, अगेन सेम ईयर में। फिर 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका है ना 1989 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 64th जो अमेंडमेंट एक्ट है जो संशोधन हुआ था उससे हम क्या करना चाह रहे थे, जो आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाह रहे थे, यानी कि संवैधानिक दर्जा देना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिल पाया था इस टाइम पे, ठीक है। फिर वीपी सिंह की जो आपकी गवर्नमेंट है वो बनी थी 1990 के अंदर। उन्होंने भी कोशिश करी थी कि भाई लोकसभा राज्यसभा में ये जो बिल है वो आपका पास हो जाए, पारित होकर पास हो जाए, और जो आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो मिल जाए। लेकिन उस टाइम पे भी ये पॉसिबल नहीं हो पाया। पॉसिबल कब हुआ, जब आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी कि जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, और फिर इन्होंने क्या किया था, संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को, ठीक है। तो ये सारी जो इसका इवोल्यूशन जो है, इसका विकास जो है वो इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें आपको है ना हिंदी और इंग्लिश में दे रखी है। इन कमिटीज़ के नाम आपको देखने हैं और कुछ कुछ इनके रिकमेंडेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको बहुत ही डीप में पढ़ने के लिए तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, आगे कुछ प्रावधान और कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, यानी कि ये जो कानून है, जो आपका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला है ना आपके पंचायती राज सिस्टम को, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया इसका जो आर्टिकल नंबर है, इसका जो अनुच्छेद है वो है 243 से 243O तक, ठीक है। तो आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए कि 243A जो है, 243B जो है, इसमें इन सभी अनुच्छेद में क्या क्या बताया हुआ है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो 243A अनुच्छेद है उसके अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे पास में ग्राम सभाएं होती है, वो ग्राम सभा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया हुआ है, 243A के अंदर, ठीक है। फिर 243B के अंदर 3 टियर सिस्टम यानी कि त्रिस्तरीय जो आपकी प्रणाली है उसके बारे में बताया हुआ है। अब त्रिस्तरीय प्रणाली जो होती है वो क्या होती है, हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ पे हमारे पास में 3 यानी कि 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि पंचायती राज है तो यहाँ पे हमारे पास में त्रिस्तरीय प्रणाली है, जैसे कि हमारे पास में है ग्राम पंचायत, फिर है हमारे पास में पंचायत समिति, और फिर है हमारे पास में जिला पंचायत, है ना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद या फिर जिला पंचायत कुछ भी बोल सकते हो, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, ये आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, और ये आपकी विलेज लेवल पे आती है। तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत ही होती है, उससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल होता है ना, उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति, और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसको हम बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय है ना, 3 स्तर पे आपकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आपकी पंचायत है, वो आपकी 3 स्तर पे बटी हुई है। तो इसलिए ये इसको हम जो प्रणाली है इसको हम त्रिस्तरीय प्रणाली के नाम से जानते हैं, 3 टियर सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम, ये जो आपका पूरा है ना 3 टियर सिस्टम जो है, ये बताया हुआ है 243B अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। फिर 243C जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया हुआ है, इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन। अब ये जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इसमें कुछ मेंबर्स भी होते हैं जो इसको संभालते हैं, कुछ चेयरपर्सन भी होते हैं यानी कि कुछ अध्यक्ष भी होते हैं, उनके चुनाव किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है 243C आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसको सबको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि भाई चुनाव किस प्रकार से होते हैं, ये सारी बातें अभी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी आर्टिकल बता रही हूँ कि भाई किस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है, ठीक है। फिर 243D जो आपका अनुच्छेद है इसमें बताया हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट को लेकर कि SC को लेकर, ST को लेकर, विमेंस और OBC को लेकर कुछ ना कुछ रिजर्वेशन जो है वो होना ही चाहिए लोकल गवर्नमेंट पे भी, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो आपकी म्यूनिसिपालिटी हो, ठीक है। तो वो जो रिजर्वेशन है, वो जो आरक्षण जो है उसका अनुच्छेद कौन सा है, 243D, ठीक है। 243E जो है उसके बारे में बताया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का जो कार्यकाल है कि भाई कितने कार्यकाल तक काम करेगी पंचायत, उसका जो अनुच्छेद है वो है आपका 243E। 243F के बारे में बताया हुआ है अयोग्यताएं, कि भाई जो इसके मेंबर्स जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, उनकी अयोग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए या फिर क्या क्या है वो बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 243F के अंदर। 243G के अंदर बताया हुआ है शक्तियां और कार्य के, ये जो जितने भी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे रह के काम करते हैं, है ना, आपके पंचायत लेवल पे या फिर जितने भी अध्यक्ष वगैरह हैं, इनकी क्या पावर्स और क्या फंक्शंस है, इनकी शक्तियां और कार्य क्या है उसके बारे में बताया हुआ है अनुच्छेद 243G के अंदर, ठीक है। फिर 243H के अंदर वित्त के बारे में यानी कि फाइनेंस के बारे में बताया हुआ है कि भाई फाइनेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से फाइनेंस का काम होगा, ठीक है। फिर 243I जो आर्टिकल नंबर है उसके, है ना, उसके अंदर बताया हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, राज्य के वित्त आयोग के बारे में। मैंने बताया था ना आपको इसे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर कि भाई हमारे पास में एक तो होती है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो कि हमारे सेंटर और स्टेट लेवल के लिए काम करती है, हमारी जो है ना केंद्र की सरकार है और जो हमारी राज्य की सरकार है उसके लिए काम करती है। एक होती है हमारे पास में स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे लोकल लेवल पे काम करती है, हमारे पंचायत और म्यूनिसिपालिटी के लिए, क्योंकि इनको भी तो पैसे की जरूरत होगी ना, इनको भी तो वित्त की जरूरत है। बिना पैसे के ये अपना सिस्टम जो है वो चला कैसे पाएंगे, उसको गवर्न कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनको फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करना, फाइनेंसेस का, है ना, ग्रांट वगैरह प्रदान करना, वो सब कौन करता है, राज्य की जो वित्त आयोग होती है वो करती है, ठीक है। तो उसका अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 243I, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई जो राज्य की जो आपकी वित्त आयोग होती है उसका अनुच्छेद नंबर बताइए। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए 243I जो है उसके अंदर बताया हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, राज्य की वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। फिर 243J जो आपका अनुच्छेद है उसके अंदर बताया हुआ है ऑडिट ऑफ अकाउंट, खातों का लेखा जोखा जो होता है उसके वो सारी बातें बताई हुई है 243J अनुच्छेद के अंदर। 243K जो अनुच्छेद है उसमें बताया हुआ है राज्य के चुनाव आयोग के बारे में। अब आपका जैसे आपका है ना वित्त आयोग होता है
है वैसे ही आपका चुनाव आयोग भी 2 होते हैं। एक तो है हमारे पास में इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन करवाते हैं केंद्र के लेवल पे और राज्य के लेवल पे। एक है हमारे पास में राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। अब ये इलेक्शन किसके करवाते हैं, ये इलेक्शन करवाते हैं लोकल लेवल पे, यानी कि हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के भी तो इलेक्शन होते हैं ना, इनके मेंबर्स जो होते हैं उनके इलेक्शन होते हैं, इनके अध्यक्ष जो होते हैं उनके इलेक्शन होते हैं। तो वो इलेक्शन करवाएगा कौन, राज्य की जो चुनाव आयोग है वो देखती है आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को, और जो आपकी इलेक्शन कमीशन यानी कि जो आपकी चुनाव आयोग है वो देखती है केंद्र और राज्य के अंदर इलेक्शन को। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भाई जो वित्त आयोग है और जो राज्य की वित्त आयोग है वो कौन कौन से लेवल पे काम करती है, जो चुनाव आयोग है और जो राज्य की चुनाव आयोग है वो कौन कौन से स्तर पे काम करती है। ठीक है, तो जो आपके राज्य की वित्त आयोग, राज्य की जो चुनाव आयोग है उसका अनुच्छेद कौन सा है, 243K। ठीक है, फिर 243L जो अनुच्छेद है उसके अंदर बताया हुआ है केंद्र शासित क्षेत्रों पर अनुप्रयोग के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको सारी बातें कहाँ पे देखने को मिलेगी, आर्टिकल नंबर 243L के अंदर। 243M जो अनुच्छेद है उसके अंदर बताया हुआ है आपका पैसा एक्ट है 1996 के तहत। ठीक है, ये जो पैसा एक्ट है ये एक ऐसा एक्ट है, पैसा एक्ट जो है ये है ना एक्ट है जिसके अंदर बताया हुआ है कि भाई कुछ ऐसे आपको है ना राज्य देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको जो भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से जुड़े हुए जो भी प्रावधान है उनकी छूट दे रखी है। तो वो छूट किस किस राज्य में दे रखी है उसका एक अलग से एक्ट लेकर आए हैं, उस एक्ट का नाम है पैसा एक्ट जो कि 1996 के अंदर आया था। ठीक है, फिर एक है आपका 243N आर्टिकल नंबर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बताया हुआ है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत के बारे में। आर्टिकल नंबर 243O जो है इसके अंदर बताया हुआ है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन द इलेक्शन मैटर्स, यानी कि जो आपके इलेक्शन मैटर्स को लेकर जो भी आपकी बार काउंसिल वगैरह होती है उसके बारे में बताया हुआ है 243O आर्टिकल के अंदर। तो ये जितने भी आर्टिकल है 243A से लेकर O तक मैंने सारे ही आपको बता दिए हैं, किसी में क्या क्या आता है ये सारे आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि 11th स्केड्यूल को भी ऐड किया गया है ना। पंचायत के अंदर जो आपका अमेंडमेंट आया था, संशोधन हुआ था 73rd वाला, उसने क्या किया था आपके 11th यानी कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसको भी ऐड किया था। अब उस अनुसूची में क्या क्या बातें आती है, जितनी भी बातें आपकी 11वीं अनुसूची में आएंगी वो सारी चीज़ों के ऊपर है ना एक्शन लेने का काम, या फिर जितनी भी चीज़ें आपकी 11वीं अनुसूची में आती है उन सभी चीज़ों के ऊपर लॉ कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, वो आप पंचायत जो है वो बना सकती है या फिर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। तो यानी कि 11वीं अनुसूची में जितनी भी चीज़ें आएंगी सिर्फ उनको लेकर ही पंचायत के एरिया में जो भी कानून जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें ऐड करी गई है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गई, जैसे कि आपकी कृषि हो गई है ना, तो कृषि के बारे में बताया हुआ है। लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन यानी कि भूमि सुधार से जुड़ी हुई बातें बताई हुई है। सॉइल कंजर्वेशन हो गया आपका है ना, मृदा संरक्षण जो है वो हो गया। फिर इरिगेशन वगैरह हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया यानी कि लघु सिंचाई हो गया, जल प्रबंधन हो गया। फिर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग या फिर पोल्ट्री यानी कि आपका पशुपालन जो होता है, डेयरी जो होती है, मुर्गी पालन जो होती है, ये सारी चीज़ें आपकी 11वीं अनुसूची में बताई हुई है। और है आपका मत्स्यन यानी कि जो आपकी फिशरीज होती है उसके बारे में बताया हुआ है। सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के बारे में बताया हुआ है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, लघु वन उत्पाद के बारे में बताया हुआ है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, जैसे कि लघु उद्योग जो आपके होते हैं ना उसके बारे में बताया हुआ है। खादी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है आपकी, जो आपके कॉटेज उद्योग जो होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है 11वीं अनुसूची के अंदर। रूरल हाउसिंग के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, जैसे कि आपका है ना जो भी आपका पेयजल वगैरह जो होती है ना, ये सारी बातें आपकी कहाँ पे बताई हुई है 11वीं अनुसूची के अंदर। जो टोटल 29 आइटम्स है 11वीं अनुसूची में, टोटल 29 चीज़ें जो है वो बताई हुई है। इस पर एक्शन लॉ कानून बनाने का काम किसका है, पंचायत भी बना सकती है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, राज्य की गवर्नमेंट जो है वो भी बना सकती है। ठीक है, इन सारे मैटर्स के ऊपर कानून बना सकती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी आपको बातें।
अब हम देखते हैं पंचायती राज के कुछ फीचर्स कि भाई जो आपकी पंचायत लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश समझ के आपको पढ़ के समझा देती हूँ, फिर हिंदी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है कि ये 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। यानी कि आपके पास में जो पंचायत लेवल पे जो सरकार है वो बनी हुई है, पंचायत लेवल पे जो गवर्नमेंट है ना वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तर पे काम करती है। एक तो आपकी विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, आपके जो विलेज लेवल जो होता है वहाँ पे होती है ग्राम पंचायत। फिर आपका जो इंटरमीडिएट लेवल होता है वहाँ पे होती है आपकी पंचायत समिति, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है ना, जिले जो आपका है ना, जिला का जो लेवल होता है तो जिले लेवल पे होती है आपके पास में जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों लेवल पे हमारी जो गवर्नमेंट है पंचायत लेवल की वो काम करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर है, यानी कि त्रिस्तरीय संरचना है, जहाँ पे बताया हुआ है कि पंचायती राज जो प्रणाली है वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का त्रिस्तरीय संरचना से बनी हुई है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है वो गांव लेवल पे है, ग्राम लेवल पे है। पंचायत समिति जो है वो आपकी मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे है। जिला परिषद जो है वो आपकी जिला लेवल पे काम करती है, ठीक है। दूसरा है आपका रेगुलर इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर और विद इन 6 मंथ इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड। यानी कि इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं पंचायत लेवल पे भी, और इलेक्शन जो है वो हर 5 वर्ष में होते रहते हैं। जैसे कि हमारा सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे होता है ना, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो वैसे ही हर 5 साल में आपकी नई सरकार जो है वो बनती है, तो हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस जो है वो होते रहते हैं। और अगर सरकार बीच में ही डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स यानी कि फिर 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव जो है वो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर एक तो सरकार बनी हुई है जो पूरे कार्यकाल, पूरा जो 5 साल का जो कार्यकाल है उस तक काम कर रही है, लेकिन अगर मान लो कोई सरकार बीच में ही हम उसको हटा देते हैं, तो बीच में ही सरकार गिर गई, अब सरकार बीच में ही अगर हट जाती है तो उस फिर सरकार को हटने के 6 महीने के अंदर अंदर ही नए चुनाव करवाने होते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर ही नई सरकार को हमको चुनना होता है, ठीक है। ये आपकी बात जो है आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपकी पंचायत लेवल पे जो है ना गवर्नमेंट काम करती है उसका टेन्योर तो 5 साल के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमने सरकार को बीच में ही गिरा दिया, सरकार को हमने बीच में ही हटा दिया और सरकार आपकी है ना बीच में ही हट गई, और अब जो उस सरकार का जो कार्यकाल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही बचा हुआ था, यानी कि 6 मतलब 4.5 साल उसने रहना अपना जो गवर्नेंस है वो कर लिया, सिर्फ 6 महीने ही और बचे हुए थे। तो सिर्फ उस लास्ट के 6 महीने अगर बचे हुए हैं तो 6 महीने के लिए आपको अलग से चुनाव करवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 6 महीने के बाद में तो उसका टेन्योर वैसे ही ख़त्म हो रहा था, फिर हमको नए चुनाव करवाने ही पड़ते, नई सरकार हमको लानी ही पड़ती है ना। तो अगर सिर्फ लास्ट में 6 महीने ही बचे हुए हैं तो उन 6 महीने के लिए इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड बचा हुआ है और फिर अगर सरकार मतलब है ना हट चुकी है आपकी, तो उसके अंदर फिर हमको नए चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे, नए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, नई सरकार को चुनना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिकी बात है, आपको पता होनी चाहिए पंचायत लेवल पे कि अगर सिर्फ और सिर्फ 6 ही महीने बचे हुए हैं तो लास्ट के 6 महीने के लिए तो चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है, 2 साल है, 3 साल है, 2.5 साल है ना, तो उस टाइम के लिए अगर सरकार आपकी बीच में हट जाती है और हटने के बाद में अगर अभी तक उस सरकार का जो कार्यकाल है वो बचा हुआ है 2-3 साल के लिए, है ना, तो फिर हमको नए इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि सरकार अगर आपकी हट गई है ना, सपोज ए और बी 2 इंसान है, ठीक है। ए की सरकार जो है ये 5 सालों तक के लिए आई थी, लेकिन 5 सालों तक नहीं चल पाई, इसको बीच में ही लोगों ने हटा दिया और ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही इसने काम करे, ठीक है। इसने काम करा 2 साल तक ही, इसका जो कार्यकाल का जो वर्ष है वो कितने थे, 5 वर्ष थे, काम कितना करा, सिर्फ 2 साल तक ही काम करा। अब हमने क्या करा, अब 2 साल तो लंबा समय है, 6 महीने से ज़्यादा है ना, बोला था ना मैंने कि सिर्फ 6 महीने बचे रहेंगे तो ही हमको चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, जैसे कि इसने 2 साल के लिए काम करा, यानी कि अभी 3 साल और बचे हुए हैं इसके कार्यकाल को ख़त्म होने के लिए, तो 3 साल हमारे पास में बचे हुए हैं, यानी कि हमको नए चुनाव करवाने पड़ेंगे, नई सरकार को चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब नई सरकार हमने मतलब चुन ली, नया इलेक्शन करवा लिए, नई सरकार जो है वो हमने चुन ली पंचायत लेवल पे। अब बी की सरकार जो है
वो हमने चुन ली, बी जो है उसकी सरकार आ गई। अब बी की सरकार जो है क्या ये पूरे 5 वर्ष के लिए काम करेगी? नहीं। अब बी की सरकार 5 वर्ष के लिए काम नहीं करेगी। कितने वर्ष बचे हुए हैं? कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ए काम करके गया था 2 सालों के लिए, अब कितना टाइम बचा? 3 साल और बचे, तो बी की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 वर्ष के लिए काम नहीं ही करेगी। ठीक है, तो ये बात है आपको पता होनी चाहिए कि अगर पंचायत लेवल पे जो कार्यकाल जो है ना सरकार का वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर हमने सरकार को बीच में ही हटा दिया या आपकी सरकार बीच में ही हट जाती है, तो जो नई सरकार बन के आती है वो सिर्फ उस बचे हुए पीरियड के लिए ही काम करती है, पूरे लगातार 5 वर्ष के लिए काम नहीं करती है। अगर बचा हुआ टाइम 2 साल है तो सिर्फ 2 साल के लिए काम करेगी, बचा हुआ टाइम अगर आपका 3 साल है तो 3 साल के लिए काम करेगी। ठीक है, और अगर सिर्फ 6 ही महीने बचे हुए हैं लास्ट के, तो 6 महीने के लिए फिर आपको नई सरकार चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी तो मेरे को आपको समझानी थी। बाकी तो सारा सेम टू सेम ही रहेगा आपका राज्य के लेवल पे, लेकिन आपको ये जो थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो आपके नियमित चुनाव जो है वो होते हैं आपके है ना पंचायत लेवल पे, और जो चुनाव जो है वो हर 5 वर्ष में होते रहते हैं। बाकी इसकी जो भी कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, फिर रिजर्वेशन को लेकर भी प्रावधान है। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर भी प्रावधान है। आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान है? सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। यानी कि पंचायत लेवल पे शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए और एसटी के लिए आरक्षण रखना ज़रूरी है। ठीक है, और विमेंस के लिए भी आरक्षण रखना ज़रूरी है। विमेंस के लिए आरक्षण कितना होगा? 1/3 यानी कि जितने भी सीटें हैं उसकी 1/3 सीटों पे विमेंस जो हैं वो काम करेगी पंचायत लेवल पे, और एससी और एसटी को हम रखेंगे उसकी पॉपुलेशन के आधार पे। भाई वो जो राज्य है उस राज्य में कितने एससी हैं कितने एसटी है उस पंचायत लेवल पे, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो आरक्षण भी ज़्यादा मिलेगा, कम जनसंख्या है तो आरक्षण भी कम मिलेगा। ठीक है, तो एससी और एसटी को तो हम उसकी पॉपुलेशन के आधार पर आरक्षण देंगे, लेकिन विमेंस के लिए 1/3 सीट फिक्स करी गई है कि जितनी भी आपकी कुल है ना सीटें होंगी उसका 1/3 हिस्से पे औरतें जो है वो काम करेंगी ही करेंगी पंचायत लेवल पे। ठीक है, तो ये आरक्षण के बारे में बताया हुआ है कि महिलाओं को लेकर अनुसूचित जो जातियां होती है जनजातियां होती है उसके बारे में भी आरक्षण के बारे में आपको प्रावधान जो है वो देखने को मिलेगा पंचायत लेवल की सरकार पे। ठीक है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यानी कि प्रत्यक्ष रूप में चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव का भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऑल द पोस्ट इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। यानी कि अब पंचायत लेवल पे आपके पास में एक तो मेंबर्स होंगे है ना, और आपके पास में एक होंगे चेयरमैन यानी कि एक अध्यक्ष होंगे, और उस अध्यक्ष के अंडर में और भी ऑफिसर्स होंगे और भी मेंबर्स होंगे जो कि काम करेंगे। तो वो जो मेंबर्स होंगे ना उनका जो इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन ये जो आपके अध्यक्ष है ये जो चेयरमैन है इसका जो इलेक्शन है इसका जो आपका इलेक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा? इसका इलेक्शन जो है चुनाव जो है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप में होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में किसका होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से किसका होता है आपको पता होना चाहिए कि जो अध्यक्ष है उसका चुनाव तो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, और उसके अंडर में काम करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यहाँ पे मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्राम सभा भी है, मैंने बता दिया अभी त्रिस्तरीय सरकार है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा है ना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पे ग्राम सभा भी है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा इज द स्मॉलेस्ट एंड परमानेंट बॉडी इन द पंचायत राज सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ ऑल पीपल ऑफ द विलेज। भाई विलेज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको मिलाकर आपकी ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा पंचायत राज्य व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होती है और इसमें गांव के सभी लोग जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है आपके पास में डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स भी होते हैं। ये क्या है? द सिस्टम एंश्योर दैट ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैव एक्सेस टू डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, यानी कि सबको अपने अपने अधिकार जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि राज्य की वित्त आयोग होती है, राज्य की चुनाव आयोग होती है। राज्य की वित्त आयोग जो है ये क्या काम करती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या काम करती है? दीज कमीशन सजेस्ट वे टू इम्प्रूव पंचायत फाइनेंस एंड पेमेंट, यानी कि राज्य की वित्त आयोग क्या काम करती है? ये आयोग पंचायत वित्त और भुगतान में सुधार के उपाय जो है वो सुझाती है, उसकी रिकमेंडेशन देती है। और चुनाव आयोग क्या काम करती है? ये आयोग संगठन के चुनाव की देखरेख करती है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करती है? दीज कमीशन ओवरसी द ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शंस। ठीक है,
तो आपके पास में स्टेट की फाइनेंस कमीशन हो गई, राज्य की वित्त आयोग हो गई और चुनाव आयोग हो गई। राज्य की चुनाव आयोग जो है वो काम करती है चुनाव करवाने के पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों के लेवल पे, ठीक है। और राज्य की जो वित्त आयोग है ये भी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों के लेवल पे फाइनेंसेस को देख रेख करने का काम करती है, ठीक है। फिर हमारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी आती है। दीज कमिटीज ड्राफ्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर दी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा उसको देखने के लिए एक हमारे पास में अलग से कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि जिला योजना समिति। जिला योजना समिति का काम क्या है, जिला स्तर पे आपका जो विकास जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्या क्या विकास होने चाहिए, किस रूप में विकास होना चाहिए, उस सबको देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिला योजना समिति की होती है, ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम इज द लोकल गवर्निंग बॉडी ऑफ विलेज इन इंडिया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो पंचायत राज व्यवस्था जो है वो भारत में गांवों की स्थानीय शासी संस्था है और यह महात्मा गांधी के सिद्धांत और आदर्शों पर आधारित है, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी प्रावधान हैं हमारे पंचायती राज सिस्टम के वो आपको समझ में आ गए होंगे कि 3 टियर सिस्टम होता है, रेगुलर इलेक्शन जो है लगातार चुनाव जो है वो होते रहते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है, आरक्षण के बारे में बताया हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव किस प्रकार से होते हैं, ग्राम सभा भी है हमारे पास में, है ना। और हमारे पास में राज्य की वित्त आयोग है, राज्य की चुनाव आयोग है जो कि चुनाव करवाती है और वित्त आयोग क्या करती है, वित्त का देखरेख करती है, ठीक है। और हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी है, यानी कि पंचायत लेवल पे हमारे पास में जिला योजना समिति भी है जो कि देखती है कि जिले लेवल पे, है ना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से विकास जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ही प्रावधान, सारी ही विशेषताएं जो है वो आपकी पंचायती राज प्रणाली से जुड़ी हुई है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कुछ कंपलसरी एंड वॉलेंट्री प्रोविजंस है इस एक्ट के तहत, वो हमको देखने हैं, यानी कि कानून के कुछ अनिवार्य और कुछ ऐच्छिक प्रावधान हैं वो हमको देखने, ठीक है। तो कुछ तो प्रावधान ऐसे हैं जो कि अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, उन प्रावधान को इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, जो कि नया कानून आया था ना जिसके तहत हमने पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को पंचायत इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो उस कानून के तहत आपको कुछ तो कंपलसरी प्रावधान दे रखे हैं, यानी कि कुछ आपके अनिवार्य प्रावधान है जो आपको लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ प्रावधान जो है वो आपके वॉलेंट्री इन नेचर है, यानी कि ऐच्छिक प्रावधान है। ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप उन प्रावधान को इस कानून के तहत लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो अनिवार्य जो प्रावधान है, कंपलसरी प्रोविजंस जो हैं वो कौन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले कंपलसरी प्रोविजन में आता है क्रिएटिंग ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि एक ग्राम में या ग्रामों के समूह में ग्राम सभा का गठन करना। मैंने आपको बता दिया ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी आपके विलेज के लोग हैं वो सब मिला के आपकी ग्राम सभा बनाते हैं। तो इस कानून के तहत एक कंपलसरी यानी कि अनिवार्य प्रावधान है कि आपको ग्राम सभा को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या बताया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि पंचायतों का ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर गठन करना है, यानी कि 3 स्तरीय जो आपकी है ना, 3 स्तरीय जो आपकी सरकार के बारे में बात हुई थी, है ना, 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बात हुई थी ना, वही सेम चीज यहाँ पे बताई हुई है कि आपका 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायत लेवल पे। वो क्या होगा, एक तो होगा आपका इंटरमीडिएट लेवल पे, एक होगा विलेज लेवल पे, एक होगा आपके जिला लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे क्या होगा, विलेज लेवल पे होगा आपके पास में ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे होगा आपके पास में पंचायत समिति, है ना, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है उसको हम बोलेंगे जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 टियर सिस्टम जो है वो आपका होना चाहिए। ये भी आपका क्या है, कंपलसरी प्रावधान है, यानी कि आपका अनिवार्य प्रावधान है। इस कानून के तहत आपको ये 3 स्तर की सरकारें, 3 स्तर की गवर्नमेंट को फॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला है, डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल द सीट्स इन पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ग्राम, मध्यम और आपका जो जिला स्तर है उन पर पंचायतों की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक तो आपके जो मेंबर्स होते हैं और एक आपके जो अध्यक्ष यानी कि आपके चेयरमैन होते हैं उसके लिए, ठीक है। जो आपके है ना मेंबर्स होते हैं उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से यानी कि डायरेक्ट तरीके से होता है। जो आपके चेयरमैन वगैरह होते हैं ना उनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है, चेयरमैन का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में बात हुई, यानी कि मेंबर्स का इलेक्शन जो है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा ही होगा। और ये भी आपका क्या है, एक अनिवार्य प्रावधान है, कंपलसरी प्रोविजन है, यानी कि इस कानून के तहत जितने भी आपके सदस्य आएंगे पंचायती राज सिस्टम के अंडर जो काम करेंगे उनका सबका इलेक्शन जो है वो प्रत्यक्ष रूप में होगा, ठीक है।
अगला प्रावधान बताया हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जितने भी चेयरपर्सन रहेंगे, आपके जितने भी अध्यक्ष रहेंगे, एक तो जिला लेवल पे और एक आपके मध्यम लेवल पे यानी कि आपके इंटरमीडिएट लेवल पे, उन जो आपके अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, इनडायरेक्ट तरीके से होगा। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है। डायरेक्ट तरीके से चुनाव जो है वो आपके विलेज लेवल पे यानी कि आपकी ग्राम लेवल पे जो ग्राम सभा है उसके, इंटरमीडिएट लेवल पे जो आपकी पंचायत समिति है उसके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला लेवल पे जो आपके पास में जिला परिषद है उसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनका चुनाव तो होगा प्रत्यक्ष रूप में यानी कि डायरेक्ट तरीके से। और जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे यानी कि मध्यम लेवल पे और आपके जिला लेवल पे जो भी आपके अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे, उनका चुनाव होगा इनडायरेक्ट तरीके से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में। ये दोनों प्रावधान जो है वो कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य है। इस कानून के तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है मेंबर्स और चेयरमैन का होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्या बताया हुआ है, 21 साल टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू दी पंचायत, यानी कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास में 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप पंचायत वर्ग का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कम से कम 21 वर्ष की आयु का इंसान जो है वो होना चाहिए, तभी आप चुनाव जो है वो लड़ सकते हो। ठीक है, फिर अगला प्रावधान क्या बताया हुआ है, अगला प्रावधान जो है आपका अनिवार्य वाला वो बताया हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसके फीचर्स क्या है। इस कानून के तहत आपको काफी सारे फीचर्स मैंने बता दिए कि भाई एक फीचर हमने देखा था रिजर्वेशन को लेकर भी, आरक्षण को लेकर भी, है ना। तो वो आरक्षण किसके लिए था, एक तो एससी के लिए था, एक एसटी के लिए था, और मैंने बताया था विमेंस के लिए भी है कि भाई 1/3 जो सीटें हैं वो उस पर, है ना, जो औरतें हैं वो काम करेंगी। ठीक है, तो ये आरक्षण दे रखा है। तो आरक्षण का जो प्रावधान है वो भी इस कानून के तहत आपका अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत आता है, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट बोथ मेंबर्स के लिए और चेयरमैन के लिए। किसके, है ना, मतलब कौन कौन सी कास्ट में, एससी कास्ट में और एसटी में, इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल, यानी कि पंचायतों के सभी तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो भी क्या बताया हुआ है, एक अनिवार्य प्रावधान है। यानी कि आपके चाहे मेंबर्स हैं चाहे आपके अध्यक्ष हैं, उनकी सीटों के ऊपर एससी और एसटी कास्ट के लिए क्या होगा, आरक्षण जो है वो आपको रखना ही पड़ेगा। ये भी आपका एक अनिवार्य प्रावधान है इस कानून के तहत। ठीक है, ये सारे आपके अनिवार्य प्रावधान थे। आगे और दे रखे हैं, आगे बताया हुआ है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट बोथ मेंबर्स के लिए भी और चेयरमैन के लिए भी फॉर विमेन इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल, यानी कि तीनों लेवल पे, चाहे वो आपकी, है ना, ग्राम लेवल की आपकी सरकार है, चाहे वो आपकी इंटरमीडिएट लेवल यानी कि मध्यम लेवल की सरकार है, या फिर वो आपके पास में जिला लेवल की गवर्नमेंट है, तीनों ही लेवल पे चाहे वो मेंबर्स की सीटें हो चाहे वो आपके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष की सीटें हो, विमेंस के लिए 1/3 सीट के ऊपर रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वो रखना पड़ेगा। ये भी क्या है, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, तो हिंदी में भी बताया हुआ है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण जो है वो होना ही चाहिए, चाहे वो उसके अध्यक्ष जो भी सदस्य जो होते हैं ना उसकी सीटों पर हो या फिर वो अध्यक्ष जो दोनों की सीटों पर होना चाहिए। 1/3 हिस्सा जो है वो औरतों के लिए क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। ये भी आपका कंपलसरी प्रावधान है। अगला प्रावधान क्या है, फिक्सिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर फॉर पंचायत एट ऑल लेवल्स एंड होल्डिंग फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी पंचायत, यानी कि पंचायतों के सभी स्तरों पर 5 वर्ष के कार्यकाल का निर्धारण और किसी पंचायत के अतिक्रमण की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव करवाना ही होगा। ये भी क्या है, अनिवार्य आपका प्रावधान है। यानी कि आपका जो प्रावधान है अनिवार्य वाला, अगला वो क्या बता रखा है कि कार्यकाल जो है पंचायत का वो कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष के लिए होगा, यानी कि 5 सालों के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो रेगुलर तरीके से होने चाहिए। किंतु एक और पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है 6 महीने वाला, वो क्या बता रखा है कि अगर 5 साल के भीतर ही यानी कि बीच में ही अगर किसी सरकार को बीच में ही हटा दिया जाता है तो नए चुनाव जो है वो विद इन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर ही आपको नए चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे। नई सरकार जो आएगी फिर वो बचे हुए पीरियड के लिए ही आएगी। वो सारी कहानी मैंने आपको, है ना, पहले बता दिया है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, तो ये सारे आपके जो प्रावधान है वो सारे कंपलसरी प्रोविजन है। एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूँ। एक तो ग्राम सभा को आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई 3 टियर सिस्टम जो है यानी कि 3 स्तर पे जो सरकारें आपकी काम करेगी, ग्राम लेवल पे, मध्यम लेवल पे और जिला लेवल पे। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। डायरेक्ट किसके होंगे, सदस्यों के। इनडायरेक्ट किसके होंगे, अध्यक्ष के। ठीक है, तो यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव भी आपके कंपलसरी हैं जो कि होने ही होने हैं इस कानून के तहत।
21 वर्ष की आयु दे रखी है कि अगर आपको पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ना है तो 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तभी आप चुनाव जो है वो लड़ सकते हो। रिजर्वेशन होना चाहिए एससी और एसटी दोनों के लिए, ये भी आपका कंपलसरी प्रावधान है। विमेंस के लिए 1/3 सीटों पर रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, कंपलसरी प्रावधान है। 5 साल का फिक्स कार्यकाल है कि भाई जो भी सरकार है वो 5 साल के लिए काम करेगी ही करेगी, ठीक है। तो फिर आपका 5 साल का जो कहना कार्यकाल होना चाहिए वो भी आपका क्या है, एक अनिवार्य प्रावधान है। उसके बाद में है आपके पास में अनिवार्य प्रावधान और दे रखे हैं कि एक होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि आपको हर 5 साल में स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि हर 5 साल में राज्य चुनाव आयोग और राज्य की जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना आपको करनी ही पड़ेगी। चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवाएंगे पंचायत म्युनिसिपैलिटी दोनों लेवल पे, और जो वित्त आयोग है वो क्या करेगा, राज्य से लेकर जो आपकी लोकल बॉडीज है ना, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, वहां पे क्या करेगा, वित्त का आदान प्रदान करेगा, यानी कि फाइनेंसेस को है ना चेक करेगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो आपका है कि आपका है ना इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य का चुनाव आयोग और राज्य का वित्त आयोग, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, गठन यानी कि इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। ये भी आपका एक कंपलसरी प्रावधान है। तो ये जितने भी थे वो आपके सारे कंपलसरी प्रावधान थे कि इस कानून के तहत इन सभी प्रावधानों को लागू आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में है आपके पास में कुछ ऐच्छिक प्रावधान यानी कि कुछ आपके वॉलंटरी प्रोविजंस, वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक यानी कि इच्छा अनुसार। अब जितने भी प्रावधान अभी तक हमने ये सारे 10 देखे, ये 10 तो आपके कंपलसरी है कि इनको तो आपको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम जितने भी करने वाले हैं वो आपके होंगे ऐच्छिक प्रावधान की इस कानून के तहत, यानी कि जो हमने 1992 के अंदर जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है उसके तहत हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया, और उस कानून के तहत है ना, उस कानून के तहत कुछ तो कंपलसरी प्रावधान थे जो आपको करने ही पड़ेंगे लागू, कुछ आपके ऐच्छिक प्रावधान यानी कि ये आपकी स्टेट के लेजिस्लेचर पर डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो ये कानूनों को लागू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, जरूरत के अनुसार कानून को लागू करेगी, जरूरत नहीं होगी तो इन कानूनों को लागू नहीं करेगी, जो कि आपके ऐच्छिक प्रावधान होंगे, ठीक है। अब वो ऐच्छिक प्रावधान क्या है, उसमें सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ द हाउसेज इन द पंचायत एट डिफरेंट लेवल फेलिंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि उन पंचायतों के विभिन्न स्तर पर संसद और राज्य के सदस्य है ना, संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों का प्रतिनिधित्व जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। यानी कि आपको क्या करना है, आपके जो मेंबर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में करवाना, किसका, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करवाना पार्लियामेंट लेवल पे और स्टेट के लेजिस्लेचर लेवल पे। ये क्या है, आपका ऐच्छिक प्रावधान है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने देखा कि रिजर्वेशन एससी के लिए देख लिया, एसटी के लिए देख लिया और विमेंस के लिए देख लिया। ये तीनों के लिए रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वो होना ही चाहिए, ये आपका एक अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन पंचायतों के प्रत्यक्ष स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो क्या है, आपका एक ऐच्छिक प्रावधान है। यानी कि जो आपकी है ना पिछड़ी हुई जो आपकी वर्ग है, जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए प्रावधान जो है, इनके लिए जो आपका आरक्षण जो है वो क्या है, कंपलसरी नहीं है कि आपको इनके लिए आरक्षण रखना ही पड़ेगा। अगर जरूरत लगती है तो इनके लिए आप आरक्षण रखो, जरूरत नहीं लगती है तो मत रखो, ये आपका एक ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। थर्ड है ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना जिसमें से वह स्वशासन की है ना संस्थाओं के रूप में काम कर सकते हैं। यानी कि पंचायत को क्या करना, शक्तियां प्रदान करना कि वो अपने लिए खुद ही काम करे, स्वशासन के लिए काम करे। तो ये शक्तियां कौन प्रदान करेगा, स्टेट की लेजिस्लेचर प्रदान करेगी, राज्य की जो विधानसभा है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ऐच्छिक है यानी कि अगर उनकी इच्छा है तो वो ये जो है ना पावर्स और जो शक्तियां हैं वो सारी किसको दे सकती है, पंचायत को दे भी सकती है। अगर उनको जरूरत नहीं लगती तो वो कहेगी भाई ठीक है, थोड़ी शक्तियां तुम रखो, थोड़ी हम रखेंगे, हम तुमको चलाएंगे, तुम सेल्फ गवर्न नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। फिर आपके ऐच्छिक प्रावधान में आते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन पंचायत टू प्रिपेयर प्लान for economic development and social justice and to perform some or all of the 29 function listed in the 11th schedule of the constitution, यानी कि पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना जिसमें वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सके और संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी अथवा कुछ कार्यों को कर सके।
ये भी क्या है आपका ऐच्छिक प्रावधान है कि भाई हमने देखा था कि इस कानून के तहत 11वीं शेड्यूल जो है आपकी 11वीं अनुसूची जो है उसको ऐड किया गया है, जिसके अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं 29 सब्जेक्ट, यानी कि 29 टॉपिक के अंदर बातें बताई हुई है। ये सारी जो 29 आइटम है वो आपकी आती है 11वीं अनुसूची के अंदर। अब अगर स्टेट की विधानसभा चाहेगी, अगर वो इच्छुक है, तो वो क्या कहेगी कि 29 के 29 जितने भी सब्जेक्ट है उनके ऊपर तुम्हारी ही पावर चलेगी, यानी कि मैं सारी पावर तुमको सौंपती हूँ कि ये जितने भी 29 आइटम है इस पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने कानून जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है, ये आपका ऐच्छिक प्रावधान है कि अगर स्टेट की विधानसभा चाहेगी तो वो ऐसा कर भी सकती है कि भाई 29 के 29 जो आइटम है आपकी 11वीं अनुसूची के अंदर, उन सारी शक्तियों को है ना पंचायत को दे भी सकती है। अगर स्टेट की विधानसभा चाहेगी तो कुछ जो आइटम है उनके ऊपर शक्तियां प्रदान कर सकती है, ठीक है, या फिर चाहेगी तो सभी के ऊपर शक्तियां प्रदान कर सकती है। वो क्या है आपका अनिवार्य प्रावधान नहीं है, वो आपका ऐच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आएगा। और फिर 5th वाला है आपका ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू द पंचायत दैट इज ऑथोराइजिंग देम टू लीवे टैक्सेस एंड है ना टू लीवे कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल एंड फीस, यानी कि पंचायतों को वित्त शक्तियां प्रदान करना। ठीक है, पंचायतों को क्या करना, वित्त शक्तियां प्रदान करना, जिससे वो क्या कर सके है ना टैक्स को कलेक्ट कर सके, ठीक है, टोल्स और ड्यूटीज वगैरह से, फीस वगैरह से फीस को कलेक्ट कर सके, वित्त को कलेक्ट कर सके। ये सारी आपकी जो शक्तियां हैं, ये सारी जो पावर्स है 5, वो आपकी आती है ऐच्छिक प्रावधान के अंदर। अगर स्टेट की विधानसभा चाहेगी तो ये सारी शक्तियां पंचायत को दे सकती है अथवा नहीं भी दे सकती है, उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका जो है ना पंचायत वाला जो भाग था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके पार्ट 9 के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 9th भाग जो है उसके अंदर आता है आपके पास में पंचायत, कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कब फॉर्म हुए थे, क्या उनकी विशेषता थी, है ना, कौन कौन से प्रावधान उसके अंदर दे रखे हैं, कौन कौन से प्रावधान जो है वो आपके कंपलसरी है यानी कि वो मानने ही पड़ेंगे, कौन कौन से प्रावधान जो है वो आपके वॉलंटरी है यानी कि ऐच्छिक है, अगर आप चाहो तो उसको मान भी सकते हो, ना चाहो तो मत मानो। ठीक है, ये सारी बातें हमने एक पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो शुरू होगा। सेकंड पार्ट में हम करेंगे पार्ट 9th ए को। पार्ट 9th के अंदर तो हमने पंचायत को देख लिया, पार्ट 9th ए में आपका म्युनिसिपैलिटी बताया हुआ है। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसमें पंचायती राज सिस्टम भी आता है और म्युनिसिपैलिटीज भी आती है। तो पंचायती राज सिस्टम तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में क्या क्या बातें जो है वो हमको जानने की जरूरत है, यानी कि नगर पालिका के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो नगर पालिका का है ना अगर हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं तो एनरिच्ड इन पार्ट 9th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। उसका आर्टिकल क्या था, 243 से लेकर 243O तक, है ना, O के बाद में क्या आता है, P आता है, तो 243P से लेकर 243ZG तक आपका आर्टिकल में क्या बताया हुआ है, नगर पालिका के बारे में बताया हुआ है, जो कि आपके पार्ट 9th ए के अंदर आता है, यानी कि भाग 9th ए के अंदर आती है आपकी नगर पंचायत। 9th में आती है पंचायत, 9th ए में आती है नगर पंचायत। और उसका अनुच्छेद क्या था, 243 से लेकर 243O, और यहाँ पे नगर पंचायत का अनुच्छेद क्या है, 243O के बाद में क्या आता है, P आता है, तो 243P से लेकर 243ZG। ZG मतलब ABCD करके Z तक चले गए, Z के बाद में भी फिर ABCD करके हम G तक चले गए, तो वो है ZG, है ना। तो 243P से लेकर 243ZG तक आपके जितने भी अनुच्छेद हैं वो किसको दिखाते हैं, वो आपकी नगर पालिका यानी कि आपकी म्युनिसिपैलिटीज को दिखाते हैं, जो कि भाग 9th ए के अंदर आता है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आपके लिए नई हो सकती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीजें एकदम फिट हो जाए। ठीक है, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, संविधान का संशोधन कौन सा किया हमने, 74th वाला। 73rd किया था है ना पंचायत के लिए, 74th हमने किया है किसके लिए, संविधान संशोधन हमने किया है नगर पालिका के लिए। ठीक है, जो कि 1992 में ही आया था, यानी कि 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए थे 1992। ठीक है, एक संविधान संशोधन तो हुआ था 73rd वाला, जिसके तहत हम पंचायत सिस्टम को लेकर आए। एक आपका जो है ना संशोधन जो है वो हुआ था 74th वाला, जिसके तहत हम क्या लेकर आए, ये नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज को लेकर आए। ये 73rd वाला जो आपका है ना अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, इसने एक नए आर्टिकल को जोड़ा है ना, सॉरी इसने एक नए पार्ट यानी कि नए भाग को जोड़ा जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं। 74th ने भी नए भाग को जोड़ा जिसमें कुछ आर्टिकल आते हैं। 73 ने जोड़ा आपके भाग 9th को और 74th ने जोड़ा भाग 9th ए को। तो भाग 9th वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया है पंचायत। अब हम शुरू कर रहे हैं भाग 9th ए को। ठीक है, जो कि आया है आपका 74
74th संविधान संशोधन से। दोनों ही आपके कब हुए थे? 1992 में संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में यानी कि अगले साल इसका जो संशोधन जो है वो कब आया था, वो है ना मतलब लागू हुआ था। ठीक है, तो संशोधन हुआ था 1992 के अंदर और संशोधन लागू कब हुआ था? 1993 के अंदर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने बताया था कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, जो 73rd वाला जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, उसने भाग नया जोड़ा, 9th वाला भाग जोड़ लिया। उसमें कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद है, उसको नए ऐड कर दिए। साथ ही साथ 11वीं अनुसूची को भी तो जोड़ा था ना। पहले 10 ही अनुसूचियां थी, 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? 73rd अमेंडमेंट से, यानी कि 73rd वाला जो आपका संविधान संशोधन हुआ था उससे। लेकिन हमने एक नया फिर अनुसूची जोड़ी, 12वीं अनुसूची, जो कि हमने जोड़ी कब? 74th अमेंडमेंट से। ये वाला जो संशोधन हुआ है ना आपका, जिसके तहत हमने नगर पालिका को ऐड किया, जिसके तहत हमने है ना जो म्यूनिसिपैलिटीज जो है उसको हम लेकर आए एग्जिस्टेंस में। तो उस संविधान संशोधन के तहत हमने क्या करा? एक नई अनुसूची को जोड़ा जिसका नाम है आपकी 12वीं अनुसूची। ठीक है, और इस 12th शेड्यूल के अंदर आते हैं टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स, जो कि आपकी अनुच्छेद 243W के अंदर बताई हुई है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची थी, उसमें तो टोटल 29 आइटम आते थे। ठीक है, यानी कि टोटल 29 सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर पंचायत और स्टेट की विधानसभा जो है वो कानून बना सकती है। 12वीं अनुसूची जो है इसमें आते हैं आपके पास में 18 आइटम, यानी कि 18 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट की विधानसभा और पंचायत जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, आई होप इंट्रोडक्शन आपका क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? एट द सेंटर लेवल सब्जेक्ट ऑफ है ना अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील विद बाय फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्रीज। पहला तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि केंद्र स्तर पर शहरी स्थानीय है ना जो सरकारें हैं उसके विषय को निम्नलिखित 3 मंत्रालय जो है वो उसको देखते हैं। कौन कौन से 3 मंत्रालय हैं? एक तो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एक है डिफेंस वाली मिनिस्ट्री और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्रिएटेड एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री इन 1985 में, यानी कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में शहरी विकास मंत्रालय को बनाया गया था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है? इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड को संभालता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी को कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभालते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होते हैं? जहाँ पे आपकी है ना डिफेंस की मिनिस्ट्री जो है वो उस कैंटोनमेंट बोर्ड को संभालती है, और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तीनों ही मिनिस्ट्रियां मिलके आपकी संभालती है नगर पंचायत को। ठीक है, फिर बताया हुआ है जुरिस्डिक्शन ऑफ एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक अर्बन एरियाज विच इज डिमार्केटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमको पता ही है कि लोकल गवर्नमेंट का जो है ना सब्जेक्ट जो है वो आता है आपकी 7वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्थानीय सरकार संविधान जो है वो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के तहत आपका आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका इवोल्यूशन देखते हैं कि शहरी निकायों का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहला है कि अर्बन लोकल बॉडीज वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि है ना शहरी स्थानीय निकायों को ब्रिटिश शासन के दौरान ही पेश कर दिया गया था। यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना आपकी शहरी जो आपकी है ना निकाय हैं उनको कब लागू कर दिया गया था, कब पेश कर दिया गया था? ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही। ठीक है, फिर 1687 टू 1688 द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था मद्रास के अंदर, यानी कि 1687 से 1688 के बीच में मद्रास में पहला नगर निगम जो है उसको स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखने हैं इसको। फिर आगे आते हैं आपके लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 के अंदर। इसमें क्या बात होती है? स्पोक अबाउट द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके लॉर्ड मेयो आते हैं 1870 में। उन्होंने बताया था 1870 के संकल्प में स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के विकास के संबंध में वित्त विकेंद्रीकरण के बारे में बात करी थी। यानी कि लॉर्ड मेयो अपना रेजोल्यूशन लेकर आए थे 1870 के अंदर, जहां पे इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में बात करी थी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकल लेवल पे जो आपकी सरकारें हैं, जो म्युनिसिपैलिटी और जो पंचायत आती है आपकी, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? वित्तीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि उनके हाथों में भी वित्त यानी कि फाइनेंसेस की शक्तियाँ उनके हाथों में भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी सरकार खुद चला सकें। ठीक है,
फिर आता है आपके पास में 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन, लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 के अंदर, लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आता है 1882 के अंदर। रिपन क्या बात करते हैं, रिपन जो है इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन है उसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या बात करते हैं, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इनको इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने बात करी थी इलेक्शंस की, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 में, जो कि बात करते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण के बारे में। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के संकल्प को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने इलेक्शन यानी कि चुनाव के बारे में, और चुनाव भी कैसे, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट चुनाव के बारे में बात करी थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर मानते हैं, यानी कि इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन वाज अपॉइंटेड इन 1907 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1909। इट्स चेयरमैन वाज हॉबहाउस, यानी कि 1882 के लॉर्ड रिपन ने संकल्प को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो हमने देख ही लिया है। इसके आगे क्या बोला है कि उन्हें भारत में है ना स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग की नियुक्ति 1907 में की गई थी। इसने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके अध्यक्ष कौन थे, हॉबहाउस थे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। फिर अंडर द है ना डायरेक्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन प्रोवेंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो हमने एक्ट पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्टी सिस्टम पढ़ा था ना, है ना, जो हमने डायरेक्टी सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है आपके पास में, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके है ना गवर्नर के पास में होते हैं, एक आपके है ना और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दो डायरेक्टी के बारे में हमने देखा था, आई होप आपको याद होगा। तो जो आपका 1919 एक्ट के तहत जो डायरेक्टी आई थी उसमें बात हुई है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकेम अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर। तो 1919 में जो डायरेक्टी का सिस्टम आया था उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कौन से सब्जेक्ट में रखा गया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर आगे बोला है कि अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोविजन सब्जेक्ट, यानी कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में शुरू की गई है ना रंगाई योजना, यानी कि आपकी डायरेक्टिकल स्कीम जो है उसके तहत स्थानीय स्वशासन एक जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार के तहत एक हस्तांतरित विषय बन गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय विषय जो है वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो 1919 में जो आपका डायरेक्टिकल सिस्टम था उसमें जो आपके ट्रांसफर्ड और रिजर्व दो तरीके के सब्जेक्ट थे, उसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रख दिया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। 1935 में जो आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम आई थी उसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि है ना स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय विषय जो है वो घोषित कर दिया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट हुए, यानी कि कौन कौन से संवैधानिक प्रयास हुए थे म्युनिसिपैलिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को है ना इंट्रोड्यूस किया था 1989 के अंदर, नोन एज द नगर पालिका बिल, ठीक है। तो राजीव गांधी की सरकार ने 1989 के अंदर एक नगर पालिका बिल को इंट्रोड्यूस किया था। बिल ऑल्दो पास इन लोकसभा फेल्ड टू पास इन राज्यसभा। ये जो बिल है नगर पालिका का जो बिल इन्होंने पास किया था राजीव गांधी की सरकार ने, ये बिल जो है वो लोकसभा में तो पास हो गया था परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो ये जो बिल है वो ऑटोमेटिकली ही आपका फेल हो चुका था, ठीक है। फिर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अंडर वीपी सिंह इंट्रोड्यूस द रिवाइज नगर पालिका बिल इन द लोकसभा अगेन इन द सितंबर 1990। हाउएवर द बिल वाज नॉट पास एंड फाइनली लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। यानी कि फिर वापस से क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार के बाद में फिर वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने वापस से 1990 के अंदर फिर से नगर पालिका का जो बिल था ना वो पहले वाला, उसको वापस से लोकसभा के अंदर पहना इंट्रोड्यूस करा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, इनकी सरकार ही बीच में गिर गई थी, ठीक है। तो जब सरकार ही बीच में गिर गई यानी कि लोकसभा ही आपकी डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, तो वो बिल आगे बढ़ ही नहीं पाया। यानी कि इस तरफ यानी कि ये वाला जो प्रयास था वो भी आपका फेल हो चुका था, है ना, म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का। उसके बाद में फाइनली 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा था हमने 1992 के अंदर। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे,
इस टाइम पे है ना लो आपकी जो है ना म्यूनसिपालिटीज़ जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिल गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे फाइनली म्यूनसिपालिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिल चुका था। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। राजीव गांधी की सरकार बनी थी, उन्होंने 1989 में 65वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो है ना, उसका नाम क्या था, नगर पालिका बिल के रूप में उसको है ना इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि यह बिल लोकसभा में पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। तो ये जो प्रयास था राजीव गांधी का फेल हो चुका था। ठीक है, फिर आया था आपका वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में फिर से लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधायक जो है ना लोकसभा जो है ना नगरपालिका का जो बिल था उसको फिर से पेश किया। हालांकि यह विधेयक पारित नहीं किया गया और है ना, और क्या हुआ, आखिरकार लोकसभा भंग होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने फिर से क्या करा था, वीपी सिंह की सरकार ने फिर से नगरपालिका बिल को प्रेजेंट किया था लोकसभा में, लेकिन उनकी सरकार ही बीच में हट गई थी तो ये बिल जो है वो ऑटोमेटिकली ही रद्द हो चुका था। फिर तीसरा और आखिर है ना लास्ट का फाइनल प्रयास जो है वो किया था आपका किसने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। फिर वो लेकर आए थे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो फाइनली मिल गया था। ठीक है, तो इतने सारे प्रयास करने के बाद में फिर जाके फाइनली 74वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, जो कि पीवी नरसिम्हा राव ने कराया था, और फिर बाद में जाके नगर पालिका को एक संवैधानिक दर्जा जो है वो मिल चुका था। ठीक है, आई होप ये सारी कहानी आपको क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। ये जो अधिनियम जो पास हो चुका है अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के तहत, अब इस अधिनियम के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि एक्ट इस्टेब्लिश 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी कि यहाँ पे भी आप देखोगे आपको 3 टियर सिस्टम देखने को मिलेगा। लोकल लेवल पे, ग्राम लेवल पे हमने पंचायत को देखा है ना, और आपके अर्बन लेवल पे, शहरी लेवल पे आपके पास में म्युनिसिपैलिटीज है। ठीक है, ग्राम लेवल पे भी हमने देखा भाई 3 स्तर पे सरकारें काम कर रही है, म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे भी 3 स्तर पे सरकारें जो है वो काम कर रही है। ग्राम लेवल पे क्या है, यानी कि आपका जो पंचायत लेवल है उस पर क्या है, ग्राम सभा है ना, पंचायत समिति एंड ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद, ये 3 आपकी सरकारें हो गई, यानी कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म है ना, 3 लेवल पे आपके बने हुए हैं। फिर म्युनिसिपैलिटी लेवल पे क्या है, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे भी आपका त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय किस तरीके से है, 3 टियर सिस्टम है। कैसे, एक तो है आपके पास में नगर पंचायत, एक है आपके पास में पंचायत समिति, या फिर एक है आपके पास में म्युनिसिपल काउंसिल। पंचायत समिति नहीं है ये तो, वो तो पंचायत समिति तो है ना पंचायत लेवल पे है। एक है आपके पास में म्युनिसिपल काउंसिल, एक है आपके पास में म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन। ठीक है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन, ये तीनों आते हैं आपके म्युनिसिपैलिटी लेवल पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना करी गई थी, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर नोन एज वार्ड। यहाँ पे सदस्य जो हैं वो सीधे निर्वाचित होते हैं और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के रूप में जाना जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना उसको वार्ड के नाम से जानते हैं। तो आपने सुना भी होगा भाई मेरा तो ये वाला वार्ड है, मेरा वो वाला वार्ड है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को वार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी के जो आपके चेयरमैन होते हैं उसके इलेक्शन किस प्रकार से होंगे वो कौन तय करेगा, जो आपकी राज्य की विधानसभा है वो। ठीक है, तो राज्य विधायिका एक नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान कर सकती है, यानी कि वो देख सकती है कि भाई किस प्रकार से चुनाव जो है वो होने चाहिए। जो सदस्य हैं उनके चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप में ही होंगे, लेकिन जो आपके है ना अध्यक्ष होते हैं उसके चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। तो वो अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा होगा वो चुन सकती है आपकी राज्य की विधायिका यानी कि राज्य की विधानसभा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया हुआ है पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसके अलावा के प्रतिनिधित्व के लिए है ना क्या क्या प्रदान किया गया है, तो विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला होना चाहिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चेयरपर्सन ऑफ कमिटी। ठीक है, फिर बोला है क्रिएशन ऑफ वार्ड कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज भी है, यानी कि ये जो आपका प्रावधान है इसके तहत एक तो वार्ड कमेटी बनेगी, वार्ड कमेटी जो कि अलग अलग वार्ड को देखेगी। एक होगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी कि जिला योजना समिति होगी, जिसका अनुच्छेद है 243 ZD। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, जिला योजना समिति जो है वो क्या देखेगी,
आपकी है ना डिस्ट्रिक्ट पे डेवलपमेंट को देखेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों लेवल पे ही डेवलपमेंट को देखेगी, ठीक है। और एक होगी आपके पास में महानगरीय योजना समिति, जो इसका अनुच्छेद है 243ZE, ठीक है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये क्या काम करेगी, ये मेट्रोपॉलिटन लेवल पे यानी कि आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, इसके लेवल पे किस तरीके से प्लानिंग वगैरह होनी चाहिए उसको देखेगी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमेटी जो है वो थोड़ी सी नई है आपके पास में म्युनिसिपैलिटी लेवल को लेकर। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, जिला योजना समिति, तो हमने पंचायत में भी देखी थी और यहाँ पे भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि 12th शेड्यूल जो है यानी कि 12वीं अनुसूची जो है, उसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट जो है, टोटल 18 आइटम्स हैं, तो वो कौन कौन से आइटम जो है वो आपकी 12वीं अनुसूची के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, यानी कि नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन। एक है रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का है ना विनिमय। फिर आता है प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना। रोड एंड ब्रिजेस, यानी कि सड़क और पुल को देखना। फिर वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस, यानी कि घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजन के लिए पानी की आपूर्ति के बारे में चीज़ें देखना भी आपकी 12वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सार्वजनिक है ना आपका स्वास्थ्य, स्वच्छता हो गई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है ना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन देखना, ये भी किसके अंदर आता है, 12वीं अनुसूची के अंदर आता है। फिर फायर सर्विसेज, यानी कि है ना जो अग्नि सेवा होती है वो भी आपकी 12वीं अनुसूची में आती है। अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि शहरी वानिकी के बारे में है, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी पहलुओं का संवर्धन, ये आता है आपके 12वीं अनुसूची के अंदर। अगला बताया हुआ है सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड पीपल, यानी कि विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों सहित समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों के लिए रक्षा करना, ये भी आपका 12वीं अनुसूची का प्रावधान है। उसके बारे में बताया, उसके अगला बताया हुआ है स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन के बारे में, स्लम सुधार के बारे में भी आपका 12वीं अनुसूची में बताया हुआ है। और अर्बन पॉवर्टी और एलिवेशन, यानी कि शहरी जो गरीबी जो है उसके बारे में भी आपका बताया हुआ है कहाँ पे, 12वीं अनुसूची में। तो ये जितने भी आपके आइटम्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ये सारे आपके 12वीं अनुसूची में आते हैं। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 आइटम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 12वीं अनुसूची में आपके 18 आइटम्स है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट, यानी कि शहरी सरकार के प्रकार किस प्रकार से हो, मतलब है ना कितने प्रकार हैं। तो दे आर 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है ना आपकी अर्बन लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके 8 प्रकार हैं। पहला तो है आपका म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन, यानी कि इसका हेड कौन होता है, मेयर जो है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे तो मेयर जो है वो हेड है, तो मेयर जो है वो किसके होते हैं, म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन के होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी एंड द कमिश्नर्स, ये सब आपके हेड होते हैं म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन, जिसको हम हिंदी में नगर निगम भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक होती है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, इसके हेड कौन होते हैं, हेडेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जो आपके है ना स्टैंडिंग कमेटी, सीईओ वगैरह जो होते हैं ना वो इसके हेड होते हैं। एक होती है नोटिफाइड एरिया कमेटी, यानी कि अधिसूचित क्षेत्र समितियां होती है आपके पास में। एक होती है टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी भी आपके पास में है ना अर्बन गवर्नमेंट का ही हिस्सा होती है। एक होती है कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, यानी कि छावनी बोर्ड जो होती है वो भी आपकी अर्बन जो है ना अर्बन लेवल की सरकारें हैं उसका ही हिस्सा है। एक होती है टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी, यानी कि आपकी जो है ना टाउनशिप जो होती है या फिर पोर्ट वगैरह जो होते हैं ना, पोर्ट जो आपकी पोर्ट ट्रस्ट जो होती है वो भी आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। और स्पेशल पर्पस एजेंसियां भी होती है, यानी कि विशेष प्रयोजन की एजेंसियां भी होती है जो कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए होती है, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए होती है, ठीक है। ये भी आपकी आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही, ठीक है। तो ये जितने भी आपकी अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे कमिटीज बताई है, ये सभी आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, इसका ही टाइप है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमने म्युनिसिपैलिटी को देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों को ही देख लिया है। आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ में जुड़ोगे तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये पार्ट तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है दोनों ही टॉपिक्स का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। टॉपिक जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। हमने पंचायती राज सिस्टम यानी कि पंचायती राज प्रणाली और म्यूनिसिपैलिटीज़ दोनों को ही कवर कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टायर नोन एज ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सरपंच पंचायत या फिर पंचायत समिति। पंचायती राज प्रणाली का एक मध्यवर्ती स्तर भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, है ना, सरपंच पंचायत या फिर आपका पंचायत समिति। तो मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत में 3 प्रणाली के स्तर होते हैं, आपको है ना त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो देखने को मिलेगी। 3 टियर सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो आपका मध्यवर्ती जो टायर होता है, मध्यवर्ती जो आपका टियर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो मध्यवर्ती जो आपका टियर होता है उसको हम जानते हैं पंचायत समिति के नाम से। 3 टियर होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाया ही है। एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, एक होता है आपके पास में पंचायत समिति, एक होता है आपके पास में जिला परिषद। जिला परिषद आपके जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ग्राम पंचायत आपके ग्राम यानी कि विलेज लेवल पे होती है, और जो इंटरमीडिएट यानी कि आपका जो मध्यवर्ती स्तर पे होती है उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है पंचायत समिति इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो पढ़ाया है वहीं से ही क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगेंगे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी बहुत ही तगड़ी तरीके से। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच स्टेट पास्ड अ बिल टू रिमूव अंचल समिति, यानी कि किस राज्य ने अंचल समिति को हटाने के लिए विधेयक को पारित किया था। मणिपुर ने, नागालैंड ने, अरुणाचल प्रदेश ने या फिर मिजोरम ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसने अंचल समिति को हटाने के लिए है ना बिल को पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी लाइक है ना टेन्योर, यानी कि यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित हो जाने चाहिए। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि पंचायत विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर, या फिर है ना 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, पंचायत विघटन की तारीख से 12 महीने के भीतर होने चाहिए। 2 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि पंचायत विघटन की तारीख से 2 महीने के भीतर होने चाहिए, या फिर 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, पंचायत विघटन की तिथि से 1 महीने के भीतर आपके चुनाव जो है वो वापस से आयोजित हो जाने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पंचायत जो है उसको हम बीच में ही उसके टेन्योर से हटा देते हैं, वैसे तो कार्यकाल उसका 5 वर्ष का रहता है, लेकिन 5 वर्ष के बीच में ही अगर हम उसको हटा देते हैं तो विद इन 6 months यानी कि पंचायत विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर उसके चुनाव जो है वो वापस से आयोजित करने ही होते हैं। हमको ये हमारे संविधान में प्रावधान दे रखा है। ठीक है, तो विद इन 6 months आपको वापस से इलेक्शन जो है वो करवाने ही पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है कि 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, इफ अ ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व्ड और डिसइंटीग्रेट देन विद इन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम द नेक्स्ट इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, यानी कि यदि एक ग्राम पंचायत भंग या है ना विघटित हो जाती है तो अगला चुनाव किस अवधि के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। 2.5 साल के भीतर, 1 साल के भीतर, 6 महीने या फिर 3 महीने के भीतर। तो मैंने आपको अभी समझाया, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज की जो फ्रेमिंग है वो बदल दी गई है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे पूछा है कि यदि पंचायत का है ना पंचायत भंग हो जाती है तो उसके चुनाव जो है दोबारा से कितने समय के भीतर आयोजित होने चाहिए, है ना समय की अवधि बता रखी है 6 महीने के, 6 माह के भीतर आपके जो चुनाव है वो उसकी जो है ना वापस चुनाव जो है वो आयोजित हो जाने चाहिए। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस लैंग्वेज और फ्रेमिंग जो है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे पूछा है कि यदि एक ग्राम पंचायत भंग या विघटित हो जाती है तो अगला चुनाव जो है उसकी अवधि जो है वो कितने है ना अगले चुनाव की अवधि जो है वो कितने समय के भीतर होनी चाहिए, 2.5 साल, 1 साल, 6 महीने या 3 महीने। तो 6 महीने मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर वापस से चुनाव जो है वो आयोजित आपको करने ही होंगे। ये प्रावधान आपके संविधान में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, पंचायत समिति, ग्राम सभा या फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इन तीनों को आपको आरोही क्रम में जमाना है कि पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब पता होगा। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है असेंडिंग
है ना, एक होता है आपका असेंडिंग, एक होता है आपका डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम, डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में जमाना है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। और डिसेंडिंग यानी कि जो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी कि जो कम हो रहा है, तो पहले ज्यादा आएगा, फिर कम आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा। यहाँ पे आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो आएगा, उसके बाद में उसका उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं, पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद। आपको इसको असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में जमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले आएगा आपका ग्राम सभा होती है, जो कि आपके विलेज लेवल पे, आपके ग्राम लेवल पे होती है। फिर आपकी पंचायत समिति आती है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, मध्यम, है ना, आपके, है ना, टीयर पे होती है। और फिर आपका जिला परिषद आता है, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये तीनों इसके, है ना, आरोही क्रम में आपको इसको जमाना है। सबसे पहले आएगा आपका ग्राम सभा, फिर आएगा आपका पंचायत समिति, और फिर आएगा आपका जिला परिषद, या फिर आप इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको जिला परिषद भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पूछा है कि पंचायती राज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यूनिफिकेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या फिर बाइफर्केशन ऑफ पावर। पंचायती राज जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का, है ना, एकीकरण, या फिर कानून का द्विभाजन। जो आपका पंचायती राज सिस्टम है वो कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है, कौन से सिद्धांत पे आधारित है? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वाला जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण क्या होता है आपकी, है ना, शक्ति का केंद्रीकरण का मतलब क्या है? शक्तियां जो है सिर्फ एक ही यूनिट के हाथों में है, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है सिर्फ और सिर्फ शक्तियां। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अभी शक्तियां हमारे सेंटर के हाथों में नहीं है, क्योंकि सारी शक्तियां सेंटर के हाथों में ही है, नहीं, अभी हम डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। कुछ शक्तियां सेंटर के पास है, कुछ शक्तियां आपके राज्य के पास भी है, और कुछ शक्तियां हमने पंचायती राज सिस्टम को भी दे रखा है, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत आती है। अभी मैंने आपको इस लेक्चर में समझा ही दिया सारी चीजें, है ना। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जो आपका पंचायती राज जो सिस्टम है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है, कि सत्ता जो है वो सिर्फ एक ही, है ना, सेंटर के पास में नहीं होनी चाहिए, एक ही यूनिट के पास में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता जो है वो सभी यूनिट के पास में होनी चाहिए, ताकि अच्छे से गवर्नेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? मैच द फॉलोइंग है। आपको यहाँ पे कुछ संस्थाएं दे रखी है, यहाँ पे उसके प्रकार दे रखे हैं, आपको मैच करना है। सबसे पहला है पंचायती राज सिस्टम, फिर है इलेक्शन कमीशन, थर्ड है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो पहला हिंदी में क्या बोला है? पंचायती राज, दूसरा बोला है चुनाव आयोग, तीसरा है आपका केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके प्रकार के साथ में आपको मैच करना है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा लोकल गवर्नमेंट है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमने अभी देखा पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये आपका लोकल गवर्नमेंट का बॉडी है। इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बस मैच कर लिया हमने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले है आपका पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज क्या है आपकी, है ना, स्थानीय संस्था है, यानी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट की बॉडी है। अभी हमने समझा ना, लोकल गवर्नमेंट की बॉडी में आती है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी दोनों ही। फिर आपका आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है? चुनाव आयोग क्या है? आपका एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके, है ना, जो आपका संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 324 है, यानी कि 324 वाला जो आपका अनुच्छेद है वो बताता है चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जिसके बारे में भी हमारे संविधान में बताया हुआ रहता है, कोई भी प्रावधान है, कोई भी अनुच्छेद है, तो जिसके बारे में भी कुछ भी हमारे संविधान में बताया हुआ है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग के बारे में हमारे संविधान में बताया हुआ है, अनुच्छेद है उसका 324। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका संवैधानिक निकाय हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 से इसको मैच कर देंगे तो सेकंड का 3 हो जाएगा आपका। बचा कौन सा? आपका केंद्रीय सूचना आयोग। ये क्या है? आपका गैर संवैधानिक है, जिसके बारे में संविधान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है वो आपका संवैधानिक निकाय हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। जिसके बारे में संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है वो आपका गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा, वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगा। तो जो आपका जो है ना केंद्रीय सूचना आयोग है, जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में संविधान में कुछ भी बताया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? ऑल द मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर डैश बाय द पीपल ऑफ म्युनिसिपल एरिया। नगर पालिका के सभी सदस्य उस नगर पालिका में रहने वाले सभी लोगों द्वारा डैश
है ना डैश प्रकार से चुने जाते हैं। तो किस तरीके से हम नगर पालिका के सदस्यों को चुनते हैं? मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। एक होते हैं आपके सदस्य, यानी कि एक होंगे आपके पास में मेंबर्स, एक होंगे जो सदस्य का हेड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के चुनाव अलग तरीके से होंगे, सदस्यों के चुनाव अलग प्रकार से होंगे। चाहे आपका पंचायत में ले लो, चाहे आपका म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका में ले लो, जो आपके सदस्य होंगे उनके चुनाव हमेशा आपके डायरेक्ट तरीके से होंगे, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से होंगे। हम वोट देने जाएंगे, फिर सदस्य जो है वो चुने जाएंगे। परंतु जो आपके चेयरमैन होंगे, जो आपके अध्यक्ष होंगे, उनके चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में होंगे, इनडायरेक्ट तरीके से होंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से भाई सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, नगर पालिका के जो सदस्य हैं जो काम करते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से हो रहा है, सदस्य का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किस प्रकार से हो रहा है। एक का होता है प्रत्यक्ष, एक का होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है आपके सदस्यों का चुनाव, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से होता है आपके अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि जो सदस्य हैं, जो म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, नगर पालिका में काम करने वाले जो सदस्य हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है? इलेक्टेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नॉमिनेट होते हैं, या फिर है ना नॉमिनेट होते हैं इनडायरेक्टली। तो सीधे चुने जाते हैं ना भाई, इनका प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे अगर पूछा होता कि आपके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो सभी तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे अगर सदस्य आएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे अगर अध्यक्ष आएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने कान नाक सब खुले रखने हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। और सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई भी नया सवाल नहीं आया अभी तक कि मैडम ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, सवाल कैसे आ गया। नहीं, अगर आपने थ्योरी, ये 1 घंटे में थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया तो पंचायती राज सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल आएंगे ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएगा आपके। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी, है ना, इसका बंटवा, इसको है ना कितने टाइप्स में बांटा गया है। जो आपका प्रत्येक ग्राम पंचायत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, है ना, या फिर इसको पंच में बांटा गया है, इसको ग्राम्स में बांटा गया है, सभा में बांटा गया है, या फिर वार्ड में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पंचायत होती है उसमें कुछ वार्ड भी होते हैं। आपने सुना होगा ना, मैंने ये बोला भी था कि भाई आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं तो इस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं उस वार्ड से बिलोंग करता हूँ। तो पंचायत को हम वार्ड में बांट देते हैं कि तुम इस वार्ड से आते हो, तुम उस वार्ड से आते हो। वार्ड क्या है? वार्ड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि एवरी पंचायत जो है वो वार्ड में डिवाइडेड होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स द लार्जर अर्बन एरिया? किस प्रकार का शहरी प्रशासन बड़े शहरी क्षेत्र को, है ना, क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नगर पंचायत हो गया, आपका म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषद हो गया, म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन यानी कि नगर निगम हो गया, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको? अब ये समझ में आएगा कि यहाँ पे पूछा है कि इन तीनों में से, भाई ये चौथा तो है कि भाई कोई भी विकल्प नहीं है, तो इसको तो हटा दो, ये इसका आंसर नहीं है। इन तीनों में से कौन सी इकाई जो है वो सबसे बड़े एरिया को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, गवर्न करती है? मैंने आपको समझाया था पंचायत में भी हमारे पास में त्रिस्तरीय प्रणाली है, म्युनिसिपैलिटी में भी हमारे पास में त्रिस्तरीय प्रणाली है। ठीक है, पंचायत में तो मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया, वो वापस नहीं समझाऊंगी। म्युनिसिपैलिटी का भी मैंने आपको समझाया था, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको यहाँ पे होता है सबसे पहले होती है नगर पंचायत, है ना, फिर होती है म्युनिसिपल काउंसिल, और फिर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि नगर पंचायत, है ना, नगर पंचायत हो गई, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन हो गई। ठीक है, म्युनिसिपल कोऑर्पोरेशन जो होती है आपकी, वो सबसे बड़ी यूनिट को गवर्न करती है। उससे छोटी आती है म्युनिसिपल काउंसिल आपकी, और फिर नगर पंचायत आती है आपके नगर लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा था कि सबसे बड़ी यूनिट को कौन गवर्न करेगा, तो ये कौन सी है? म्युनिसिपल आपकी कोऑर्पोरेशन है, यानी कि नगर निगम है। तो नगर निगम जो है वो सबसे बड़ी यूनिट को गवर्न करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन इन द पंचायत? मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 19, 25, 21 या 22? तो मैंने आपको बताया था
अगर आप 21 वर्ष की आयु के हो तो आप पंचायत का चुनाव जो है वो लड़ने के योग्य हो, यानी कि इसकी योग्यता में बताया हुआ है कि जो भी इंसान 21 वर्ष का है वो पंचायत के लिए चुनाव जो है वो लड़ सकता है, यानी कि चुनाव में भाग ले सकता है। 21 साल की वर्ष आपकी, यानी कि 21 वर्ष की आयु आपकी होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्या पूछा है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट इन ग्राम पंचायत हाउ मेनी आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/4, 1/3, 2/3 या फिर 3/5। तो मैंने आपको बताया था कि 1/3 सीटें जो है, 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 जो सीटें हैं उस पे महिलाओं का है ना क्या होगा, महिलाएं उस पर गवर्न करेगी, महिलाएं उस सीटों का हिस्सेदार होंगी। ठीक है, तो 1/3 सीटों पे आपकी महिलाएं जो है वो गवर्न करेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, व्हेन वाज पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भैया? 4 नवंबर 1953 में, 23 सितंबर 1960 में, 5 अक्टूबर 1958 या फिर 2 अक्टूबर 1959 में। तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका है ना अक्टूबर 2 1959। ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जिसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, हु इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था। तो हिंदी में क्या बोला है, पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो दोनों सवाल आपको याद करने हैं। पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था, शुभारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 2 अक्टूबर 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1960 से, है ना 1960 नहीं, है ना 1959 से आपकी शुरुआत जो है वो हुई थी पंचायती राज के भारत के अंदर। और शुरुआत कराई किसने थी, शुभारंभ किसने कराया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, फिर आता है अगला सवाल। क्या पूछा है आपसे, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन ऑफ द पंचायती राज? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान बताया हुआ है? सेम थिंग मैंने आपको बताया कि हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी 2 लेकर आए थे हम कानून, है ना। तो पंचायत वाला जो कानून है उसने एक नई अनुसूची को जन्म दिया था। म्युनिसिपैलिटी का जो कानून है उसने एक नई अनुसूची को जन्म दिया था। तो पंचायती राज जो है वो आपकी 11वीं अनुसूची के अंदर आता है, म्युनिसिपैलिटी जो है वो आपकी 12वीं अनुसूची में आता है। एक सवाल से मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, रिवाइज हो सकते हैं, वो सारा फिर से करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका पंचायती राज का पूछा है, तो क्या 8th शेड्यूल में आता है, 11th में आता है, 9th में आता है या फिर 10th में आता है? भैया अभी बता दिया मैडम कि 11th में आता है। 11वीं अनुसूची के अंदर आपका पंचायती राज जो है वो बताया हुआ है आपके संविधान के अंदर। और अगर यहाँ पे पंचायती राज के अलावा यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का पूछते हैं तो वो बताया हुआ है आपकी 12वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, Which of the following article of Indian Constitution is related to पंचायती राज? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 243 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आर्टिकल 243 आपकी पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था 243 से 243O तक आपके पंचायत आते हैं, फिर 243P से लेकर 243ZG तक आपके म्युनिसिपैलिटी आते हैं। अगर आपको याद होगा तो ये सारे अनुच्छेद, सारे आर्टिकल, सारी चीजें मैंने आपको क्लास में डिटेल तरीके से कवर करवाई है, इसलिए ये क्लास इतनी बड़ी हुई है। ठीक है, इस एक क्लास को कर लोगे तो यहाँ पे आपकी थ्योरी भी हो गई, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि पंचायत जो है वो कौन से अनुच्छेद में बताया हुआ है संविधान में, तो 243 अनुच्छेद जो है उसके अंदर आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ट्रांजिशनल एरिया फ्रॉम रूरल टू अर्बन? नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि किस प्रकार का नगर प्रशासन संक्रमणकालीन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? नगर पंचायत करती है, नगर परिषद करती है या फिर नगर निगम करती है? तो आपके जो संक्रमणकालीन जो आपके क्षेत्र होते हैं उसको नगर पंचायत जो है वो कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, यानी कि नगर पंचायत इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पे चलते हैं। क्या पूछा है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, व्हाट आर दीज एरियाज कॉल्ड? जो आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत होती है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं, टाउन कहते हैं, वार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम सवाल हमने अभी सॉल्व किया है, वही आंसर है इसका वार्ड, लेकिन सवाल की फ्रेमिंग जो है, लैंग्वेज जो है वो बदल दी है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई हमने
जो पंचायत होते हैं, जो विलेज पंचायत होते हैं, उसको हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। उन भागों को क्या बोलते हैं, उन स्मॉल स्मॉल एरियाज को क्या बोलते हैं, उन स्मॉल एरियाज को बोलते हैं वार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बस ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट जो है पंचायत म्युनिसिपैलिटी के सारे क्लियर हो सके, वापस से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी क्लास करी। 1 से 1.5 घंटे में बहुत बड़ी क्लास थी। हमने पहले पंचायत को समझ लिया, पंचायत क्या होता है, कौन से भाग में बताया हुआ है, संविधान में क्या क्या बातें बताई हुई है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या आर्टिकल्स में, कौन से आर्टिकल में क्या बताया हुआ है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो पहले हमने पंचायत पूरा कर लिया, फिर हमने म्युनिसिपैलिटी करा। इसमें हमने देखा कि भी संविधान में म्युनिसिपैलिटी का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, संविधान में कौन सी बातें है ना म्युनिसिपैलिटी को समझाती है, विशेषताएं क्या है, टाइप्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। उसके बाद में हमने इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा जहाँ पे आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लेकर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको पता चल गया कि भाई टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या आपको वो टॉपिक समझ में आया, क्या आपसे वो सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी फिर वहां पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले थ्योरी पढ़ाती हूँ ताकि थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए आपका। उसके बाद में उसी थ्योरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे आप 1 घंटे की क्लास कर लो या 10 घंटे की क्लास कर लो, कोई मतलब नहीं है उसका, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी टॉपिक करो साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी टाइम पे कर लिया करो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई मैडम ने कितना सही पढ़ाया है। खुद इवेल्युएट भी करा करो चीज़ों को कि क्या जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे रिलेवेंट मैडम हमको पढ़ा रही है या फिर नहीं पढ़ा रही है, क्या मैडम हमको सवाल से अलग ही लेकर जा रही है, या ये सारी चीजें आपको खुद को चेक करनी पड़ेगी। और कब होगा ये सब कुछ, जब आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बाद में खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं आपको वीडियो के अंदर करवा देती हूँ साथ ही साथ, लेकिन उसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो गूगल पे आप काफ़ी सारे फ्री मटेरियल आपको दिख जाएगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी सारे फ्री क्विजेज और मटेरियल वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो आप वहाँ से भी मेरे साथ में कनेक्ट करके और चीज़ों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मेरी सभी क्लासेस को शेयर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसका हिस्सा बन सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।